बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया और जहां मैं खड़ा हूं बिहार की धरती पर और मेरे पीछे आप विधानसभा देख पा रहे। इसी विधानसभा में सबको आना है, लड़ाई इसी विधानसभा की है, पूरी जोर आजमाइश। तो चुनाव आयोग की तैयारी भी पूरी हो गई। एक तरफ चुनाव आयोग तमाम पार्टियों से बातचीत कर रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई और कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। इसी बीच देखिए सियासत भी बिहार में तेज हो गई है। एक तरफ फिर जंगल राज का मुद्दा बीजेपी उठा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी पर आरजेडी हमलावर है और उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और दो दूसरे लोग हैं वो इस बार सामने नहीं आ पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो सियासत बिहार में पूरी तरह गर्म हो गई है और विधानसभा की लड़ाई जो है वो अब देखिए सियासी बयानबाजी में शुरू हो गई इसे लेकर और एक से एक बयान भी दिए जा रहे हैं। एक तरफ मीटिंग चल रही है, एनडीए नेताओं की सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला लगभग तय है तो महागठबंधन की तैयारी भी जोरों पर है और कहीं देखिए ओवैसी मुस्लिम वोटों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। बुर्का प्रकरण भी इस बार विवादों में है क्योंकि बुर्का वालों को यह कहा जा रहा है कि जो वोट करने आएंगे उनको बुर्का पहनने ना दिया जाए, यह भी मांग की गई। इन तमाम मुद्दों पर हम आज 5 की पड़ताल यही बिहार की राजधानी पटना से विधानसभा से करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में जंगल राज को लेकर आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। लोग भय के मारे कांप रहे थे, सोच रहे थे कि अगर यह जंगल राज वाला आ गया तो न जाने मुझको बिहार छोड़ना पड़ेगा, कि हमारी मां बहनों का बलात्कार अपहरण होगा, हमारे बच्चों का अपहरण होगा। हिम्मत है तो सत्य को स्वीकार करो और तब जाकर बिहार की जनता के सामने खड़ा रहो और चुनावी मैदान में आओ। तेजस्वी तुमको चुनौती देता। फेयर इलेक्शन नहीं होता तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कैसे हो गए होते। और ये फेयर इलेक्शन ही है कि फिर वहीं पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था। लोकसभा में उन्हें 4 सीटों पर हम लोगों ने समेट दिया। ये फेयर इलेक्शन होगा कि इस बार 20 सीटें भी आरजेडी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि अब नीतीश कुमार बिहार चलाने योग्य नहीं है। सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा। दलित समाज, आदिवासी समाजों ने ठान लिया है मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना। इधर एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनने लगी। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली एचएम पार्टी को 10 सीट देने पर सहमति बन गई है, जबकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार का सियासी रण तैयार है, बस तारीखों का इंतजार है, लेकिन इस बीच आरोपों की भी बौछार चल रही है। देखिए आज जिस तरह से सियासत गरमाई, ऐसा लग रहा था कि अब 1 या 2 दिन में तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। बिहार की विधानसभा की लड़ाई जो है अब आरोप प्रत्यारोप पर भी आ गई है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ गया। एक बार मैं परिचय करा दूं, मेरे साथ सुनील सेवक प्रवक्ता बिहार बीजेपी के जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, नीलाभ शाही जुड़े हुए प्रवक्ता वीआईपी के और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं। सबसे पहले सुनील सेवक जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुनील जी, एक बार फिर जंगल राज का राग अलापा जा रहा है, क्या इसी मुद्दे पर चुनाव होगा बिहार में? देखिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में 1990 से लेकर 2005 तक जो एक काला अध्याय लिखा गया, स्वाभाविक है उसको भुला पाना नामुमकिन नहीं, असंभव है। इसलिए उस पीरियड को बार बार दोहराने के लिए एनडीए इसलिए चाहती है कि लोगों को यह बताया जाए कि वर्तमान में जिनके हाथ में इंडी गठबंधन का संचालन होगा, जो इंडी गठबंधन के नेता के रूप में अपने आप को जबरदस्ती प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनका इतिहास इस टाइप का है, उनके परिवार का इतिहास इस टाइप का है। हमारे यहाँ कहावत है, बापे पूत परापत घोड़ा
ना ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा, और इस थोड़ा थोड़ा को तो छोड़ दीजिए। अभी 9 जुलाई 2025 को जी इंडी गठबंधन ने एक प्रदर्शन किया था बिहार की सड़कों पर, और उसमें उन्होंने फिर झलक दिखला दी। एक नहीं, करीबन जी। बिहार के 5 से 7 जगहों में अजीब अजीब तरह के कारनामे किए गए। कहीं भूराबाद 7 करोड़ का नारा दिया गया, कहीं चीजों का ये लोग समय समय पर अपना चेहरा दिखाते रहते हैं, अपने रूप का प्रदर्शन करते रहते हैं। इसलिए बिहार की जनता को आगाह करना एनडीए का परम कर्तव्य है, और एनडीए हमेशा इस चीज को बराबर बताती रहेगी और बताती भी है कि देखिए, बिहार पिछले 20 वर्षों में बिहार जिस विकास की गति पर चल पड़ा है, बिहार जब अब स्वाभिमान मैं वापस शब्द हो लौटूंगा। गया है, बिहारी गर्व की बात सुनील हो सेवक गई जी, है, वापस उसको लौटूंगा पुनः- आपके पास। आप हेलो? जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं, शायद बताने की जरूरत पड़ रही है आपको। वापस लौटूंगा मैं आपके। भरत सिंह जी, क्या मजबूरी हो गई कि बीजेपी को बताना पड़ रहा है कि जंगल राज बिहार में है? चुनावी मुद्दा भी वही बना रहे हैं आप। अनूप भाई, ये तो बहुत हंसी की बात है कि अगर जो 18 से 20 सालों तक सरकार में हो और सरकार चला रहा हो, उसको सहयोगी है भाजपा के जो है सुनील जी बैठे हैं भाजपा से और उसके सहयोगी हैं, और ये बता रहे 20 साल पहले जंगल राज था। अरे 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है, मुझे लगता है कि सुनील जी 20 साल में आप बिहार को नहीं सुधार पाए क्या? अगर नहीं सुधार पाए तो हट जाइए। अब तो आ रहे हैं ना हम, और डंके की चोट पे हम आ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार की जनता ने ये दिखा दिया है, राहुल जी की रैली में ये दिखाया, वोट चोर गद्दी छोड़। रमेश शाह जी जाके मंच पे बोलते हैं कि राहुल बाबा आए थे, क्या कह रहे थे, तो वहां से आवाज आती है वोट चोर गद्दी छोड़। ये तो जब बिहार की जनता अमित शाह के सामने इस तरह से बयान देती है, बोलती है, तो हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जंगल राज कब था और कब नहीं है। जंगल राज की बात करते हैं। आज जिस हिसाब से, आज जिस तरह से देखा जाए कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है, रोज जो है हत्याएं होती है, रोज जो है वहां पे अपहरण होते हैं, यही लॉ एंड ऑर्डर 20 साल से चला रहे हैं आप लोग। तो अनूप भाई, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये पर्दे के पीछे छुप के जो है वार करना चाहते हैं, और बिहार की जनता ये बहुत बखूबी से जान गई है। और बहुत जल्दी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नवंबर में हो सकता है चुनाव की घोषणा हो जाए, और हो जाए तो हम तो दो हाथ करने के लिए तैयार है। डरिए मत, हम तारीखों के ऐलान का इंतजार है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं नीलाभ जी आपके पास आऊंगा। नीलाभ जी, एक विडंबना रही है वीआईपी की कि जिसके साथ भी रहें, जहां भी रहें, लेकिन आपके विधायक छोड़कर चले जाते हैं। इस बार ऐसा कुछ होगा तो नहीं ना? महागठबंधन के साथ है, फिर कहां जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो? अनूप जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपने जो चर्चा की है कि हमारे विधायक छोड़ के चले गए, छोड़ के नहीं चले गए। भाजपा का ये चाल चरित्र रहा है, अपने से नीचे छोटी पार्टियों को वो निगल जाती है, बेईमानी करती है, चोरी करती है, चकारी करती है, खरीदती है। खरीद विधायकों के खरीद फरोख्त की राजनीति की शुरुआत ये भाजपा ने ही किया है, और हमारे 4 विधायकों को खरीद कर वो ले गई और हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो रही बात भाजपा के चाल चरित्र का, तो कोई जवाब ही नहीं है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता हमारे भाई साहब भी बैठे हुए थे, बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान वो दे रहे थे, जंगल राज ये वो। अरे भैया, 20 साल से आपकी सत्ता है, जो नया वोटर 18 साल का, उसको आपने क्या दिया है? और रही बात गुंडई की, तो मैं आपको एक बिहार बंदी का दिखाता हूँ, जरा ये वीडियो एक बार देख लीजिए। ये डिलीवरी क्या कहाँ जाती है? नहीं जाती है, अरे मरीज है, पहले तो मालूम था। ये है बिहार भाजपा की गुंडाई। एक डिलीवरी पेशेंट इनके बंदी में जा रहा था तो उसको भी रोक दिया गया। बिहार बंद जो है एसआईआर पर महागठबंधन ने भी किया था। मैं आपको सैकड़ों वीडियो दिखा दूंगा जिसमें एम्बुलेंस को और जो भी तत्काल सेवाएं बहाल हुई उसमें हम लोगों ने उसको जाने दिया। मैं स्वयं रोड पर था, 10 एम्बुलेंस को जाने दिया। और भाजपा जदयू की गुंडई ये थी कि गर्भवती महिलाओं को भी एम्बुलेंस को रोकने का इन लोगों ने काम किया। और जंगल राज का ये लोग का हवाला देते हैं। अरे महाजंगल राज चल रहा है बिहार में एनडीए का। आप देख लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं,
लगातार मर्डर हो रहे नीला भाई हैं। आऊंगा, आप नीला डाटा भाई निकाल लीजिए, आऊंगा मेरे आपको आपके दिख जाएगा। पास। सवाल आपने भी उठाए हैं और देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता भरत जी ने भी उठाया, मैं बीजेपी से भी सवाल लूंगा, लेकिन हमारे साथ देखिए चुनाव विश्लेषक भी है डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी, बिहार का सिनेरियो क्या कह रहा है? 1-2 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी तारीखों की, लेकिन सियासत देखिए SIR से शुरू हुई, बेरोजगारी से शुरू हुई, जंगल राज पर आकर टिक गई। अब नीतीश को RJD कह रही है कि अब योग्य नहीं है। कहां जा रहा है बिहार? क्या है चुनावी मुद्दे बिहार में? तो जनता तय करेगी ना कि योग्य कौन है और अयोग्य कौन है। ये मतदाता यहाँ के अब तय कर देंगे। अब कितना है, 22 नवंबर को तो नई सरकार का गठन हो जाएगा बिहार में। इसलिए जनता इतनी परिपक्व हो गई है बिहार की कि वो हर चीजों को समझती है। ठीक है, चुनाव में एक नैरेटिव बनाया जाता है एक मोमेंटम लाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मुद्दे हैं बिहार में, लेकिन वो मुद्दे अगर हर पार्टियां उठाए और लोगों के इच्छाओं आकांक्षाओं पर अगर वो मुद्दों को जोड़े तो शायद वो बिहार की बेहतरी में एक बड़ा कदम होगा। शिक्षा एक मुद्दा है, चिकित्सा एक मुद्दा है। अब कब तक जंगल राज की बात करके आप सत्ता से किसी को किनारे रखेंगे और आप बराबर सत्ता में रहेंगे। बार बार अगर मैंडेट जनता ने दी एनडीए को तो अब वो जंगल राज वाली बात अब बहुत अपील लोगों को नहीं करती। मामला है पलायन, मामला है रोजगार, मामला है शिक्षा, मामला है चिकित्सा। अगर इस पर पार्टियां जाकर के कहती है कि अगर हमें आप मैंडेट देंगे, हमारी सरकार जब बनेगी तो हम बेहतर बिहार के निर्माण में हमारी क्या भूमिका होगी, और जो सरकार है सत्ता में कि हमें फिर, जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा ना कि भाई हमें फिर सत्ता में मौका मिला आने का, तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम देंगे। विपक्ष, लेकिन संजय जी कितनी बार मौका जी, इससे भी बड़ा हम काम करेंगे। जहां पर नीति आयोग की रिपोर्ट और आपका बगल का झारखंड से भी प्रति व्यक्ति आय आपकी कम है, 66,000 रुपया पर एक बिहारी रहने के लिए अभिशप्त है। 94 लाख परिवार आप ही ने गिन करके दे दिया कि वो 6,000 से कम उनकी मासिक आय है। उनकी बेहतरी और उनके भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं? जब ग्राउंड रियलिटी में आपका हायर एजुकेशन कोलैप्स है, शिक्षा में कोई आप गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया लेकिन क्वालिटी एजुकेशन आप नहीं दे पाए, हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेज की गिनती कराते हैं लेकिन फैसिलिटी के अभाव में कैसे बच्चियां उसके दस्तक पर, दरवाजे पर जाके दम तोड़ देती है, वो भी बिहार की एक कटु और सच्ची तस्वीर है। मैं मानता हूं कि जनता चीजों को देखती है 5 साल, और देखने के बाद ऐसा नहीं है कि ये आरोप लगा दिए, वो डिफेंड कर दिए, उससे जनता कनेक्ट नहीं होती है। जनता कनेक्ट होती है कि हमारे हिस्से में क्या है। अगर उनके हिस्से में कुछ आया, अगर वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, ये सच्चाई है, इसको कौन नहीं स्वीकार करेगा कि 2005 से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बिहार ने काम किया है। वो साइकिल पोशाक से लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी से लेकर के सामाजिक ताकत से लेकर के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। यह सच्चाई है, इस सच्चाई को आप स्वीकार कीजिए, नकारिए। लेकिन 58% युवा जो इसी बिहार का है, उसके सपने कब आकार लेंगे? वो पलायन का दंश कब? बिल्कुल, यही सवाल मैं पूछता हूँ। संजय जी, मैं वापस आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा। मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा। 20 साल हो गए संजय, सुनील जी, कब तक जंगल राज का मुद्दा उठाएंगे? जो आप संजय जी कह रहे हैं आप सुन पा रहे, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। ऐसे में जंगल राज की कहानी कब तक गढ़ेंगे? 5 साल मौका मिला, 10 साल मिला, 15 साल मिला, 20 साल मिला, और भी चाहिए 5 साल। देखिए, सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि जो विकल्प है बिहार के जनता के पास, वो किसका विकल्प है? वो विकल्प उसी ब्लड का है ना, जिस ब्लड ने बिहार को आईसीयू में डालने का काम किया था। आज तो कम से कम आईसीयू से निकल के बिहार सड़कों पे चल तो रहा है। अब कल से हम दौड़ेंगे भी अगले 5 साल में। तो सवाल उसका है, अगर यही विकल्प उसी आरजेडी में सिद्दीकी जी के पास होता, जगता बाबू के पास होता, किसी और के पास होता, कुछ जनता सोचती समझती भी। लेकिन विकल्प कौन है? विकल्प वही है जिसका नेचर और सिग्नेचर कहीं बदलता नहीं है। वही ब्लड है जिसने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। तो फिर कैसे जनता उस पर विश्वास करेगी भाई? वो आप ऑप्शन देंगे नहीं, ऑप्शन अपने पॉकेट में रखेंगे और कहेंगे कि नहीं, स्वघोषित मुख्यमंत्री मैं ही हूं,
इनके साथी ही इंडी गठबंधन के साथी तैयार नहीं हो रहे इनके ऊपर, क्योंकि जानते हैं कि इसके ऊपर काला धब्बा लगा हुआ है, इसके नाम पर हम अगर सड़कों पे जाएंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो वही पीछे भाग रहे हैं। तो जनता क्यों नहीं भागेगी? जनता कभी नहीं, लेकिन इनके सुनील जी, लोगों के नाम पर सुनील जी, बिहार में वोट नहीं करेगी, क्योंकि जनता अभी भी कह रहे हैं, नेचर और सिग्नेचर आप ये बात आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। जनता जानती है सुनील जी, जनता अगर जानती है तो शायद बताने की जरूरत ना पड़े। जो 1990 से 2005 तक इस बिहार की धरती और 5 साल चाहिए सुनील जी, 5 साल चाहिए सुनील जी, आप बता दीजिए मुझे, बहुत दूर आगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25वां साल भी चाहिए क्या? हाँ, सुनिए धैर्य से सुनील जी, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। वाली स्थिति नहीं होगी। हाँ, बिहार की जनता मुरली नहीं आएगी। बिहार की जनता, सुनील जी अगर बोल सकते हैं तो धैर्य भी रखिए, सुनने की शक्ति रखिए। हाँ सुनील जी, रखना चाहती है। हाँ चलिए, आप बोल चुके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 5 साल, कब जंगल राज खत्म करेंगे आप? ये बता दीजिए मुझे, आप एक शब्द में बताइए, आप कब? कोई टाइम दे पाएंगे, गारंटी दे पाएंगे जनता को? तो अब भी वही मुद्दा आप अब भी कह रहे हैं, पुनः नहीं हो, इसके लिए मैं जनता को एडवाइस कर रहा हूं, डोंट रिपीट टू दैट गवर्नमेंट। ये जनता को मैं कह रहा हूं कि आपके सामने ऑप्शन ओपन है, विकास या विनाश। सीधी सी बात तो है, लोग विकास के साथ जाएंगे, क्यों फिर विनाश के साथ जाएंगे? क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं, वहां वही नेतृत्व है, वही नेतृत्व घोषित मुख्यमंत्री बनने को आमदा है, केन प्रकरण बनना चाहता है, जिसको उसके अपने गठबंधन के लोग भी नहीं चाहते हैं। तो बिहार की जनता क्या चाहेगी भाई? ये तो स्पष्ट है, इसमें कहां कोई पट है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। भरत जी, आप सुन पा रहे हैं, आप 20 साल तक जंगल राज को लेकर आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी भी 5 साल मांगे जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा संजय जी ने गिना दिया, रोजगार है, पलायन है। इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करता है कोई? क्यों नहीं कहता है कि भाई हमने 20 साल से रोजगार नहीं दिया है, फिर आपकी भी सरकार रही, आपने कभी नहीं कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं? कोई ऐसे ठोस वादे क्यों नहीं हो रहे चुनाव में? अनूप भाई, मैं अब क्या कहूँ, क्या ये 70 साल इनको चाहिए क्या? मतलब बिहार को सही तरह से सही पटरी पे लाने के लिए 70 साल जो चिल्लाते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को चलाया। मैं ये कह रहा हूँ कि आईसीयू की बात कहा, अभी आईसीयू की बात की, पता है आपको कितना मतलब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया कि आईसीयू में एक एडमिट होता है, गुंडा एडमिट रहता है और दूसरे गुंडे जाके उसे आईसीयू में मार देते हैं। तो ये आईसीयू की बात कर रहे थे, तो आईसीयू की हालत आपने देख लिया कि बिहार में आईसीयू किस तरह से चल रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा विकास की बात किया, अब 1.5 करोड़ वहाँ पे जीविका दीदी है, उनकी हालत आप देख रहे हैं कि जीविका दीदी की वहाँ पे हालत, 1.5 करोड़ जीविका दीदी की हालत क्या है? वो 3-3 माइक्रो कंपनियों से आज जो है एक लोन चुकाने के लिए 2-3 लोन लेके बैठी है। आज वो क्या हालत में जी रही है, ये आप याद देख रहे हैं। शराबबंदी के नाम पे, दूसरा आपको बताऊं कि शराबबंदी के नाम पे करीब 14 से 15 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। उनके परिवार में उनकी महिलाएं, घर कैसे चलेगा इस में परेशान होके आज वो जब घर में, चाहे वो घर का काम करे चाहे वो छोटी मोटी नौकरी करे, आज उनकी स्थिति ये हो गई कि वो घर भी नहीं चला पा रहे हैं, ना संभाल पा रही है। तीसरा, मैं अगर आपकी बात करूं, इन्होंने कहा कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया, और यहाँ पे आपको बताऊं कि क्या हालत है, मतलब 65% महिलाएं आज वहाँ पे जो है वो शायद 35% करीब कैंसर पीड़ित है। बाकी कुपोषण से 35% मुझे लगता है महिलाएं कुपोषण से ग्रसित है। और कितना साल चाहिए इनको जो है बताइए मुझे कि और बिहार को सुधारने के लिए? नहीं, मैं आपको बताऊं कि चलिए आपने उनको जवाब दे दिया भरत भाई, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप जनता को क्या देने वाले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दौरान भी नहीं थे, आपकी सरकार थी उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, आज भी नहीं है। विकास पटरी पर दौड़ेगा कब? आप क्या पुख्ता बात कर रहे हैं? मैं 10 सेकंड अगर पूरी कर लूं फिर उसके आपकी बात में चलिए। मैं ये बोल रहा था कि पिछले जो सरकारी स्कूलों में जो महिलाएं काम कर रही, 1600 रुपए उनको वेतन मिलता है, यानी एक दिन का 53 रुपए। क्या आज इस भारतवर्ष में किसी भी राज्य में किसी भी परिवार का 53 रुपए में क्या घर चलता है? क्या हो सकता है? क्या संभव नहीं है। आप बात कर रहे हैं जो, और 10,000 देने की बात की, अभी नया झुंझुना इन्होंने दिया 10,000।
हम जो है महिलाओं को दे रहे हैं। 10,000 में अनूप भाई चाइनीज फोन भी नहीं मिलता है। 10,000 में कौन सा बिजनेस करेंगी महिलाएं, बताइए आप। तो ये सिर्फ झुंझुना नहीं, आप बता दीजिए भरत भाई, आप बता दीजिए। चलिए हम जंगल राज तो आज एनडीए की बात छोड़ देते हैं, हम महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन क्या देगा बता दीजिए, बिहार की जनता को क्या देगा? सिर्फ चुनावी वादे या फिर इनको जमीन पर उतारना भी है? महागठबंधन आते ही, जैसे पिछली सरकार जब हमारी जितनी भी चली अभी चली थी, उसमें जिस तरह से तेजस्वी जी ने जिस तरह से नौकरी, जिस तरह से एक नौकरी का एक महाभंडार लेके आया था और दिया था, वो नीतीश कुमार ने नहीं दिया था, वो तेजस्वी जी ने दिया था। वो दिखाया कि किस तरह से हम जो है रोजगार दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहला हमारा जो है सबसे ज्यादा अगर किसी पे फोकस होगा तो वो रोजगार पे होगा, क्योंकि बिहार की जो युवा है, जो 60%, 58-60% आज युवा बेरोजगारी में भटक रहे हैं, पढ़ लिख के डिग्री लेके आज बेरोजगार बने हैं। उन युवाओं को जरूरी है नौकरी देना, और पहला हमारा मकसद होगा कि बिहार की जनता, बिहार के युवा किस तरह से उनको नौकरी दी जाए। पहला हमारा, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो बात आप जिक्र कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने नौकरी दी, आखिर उसके बाद मुख्यमंत्री को आना पड़ा बोलने के लिए भरत भाई कि मैंने नौकरी दी है, मेरे परमिशन के बिना नौकरी नहीं मिल सकती थी। मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। नीलाभ जी आपके पास आता हूं। सन ऑफ मल्ला क्या देंगे अपने समाज के लोगों को, क्या वादे कर रहे हैं? हमारे आदरणीय नेता वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी ने तो साफ कहा है कि अति पिछड़ा का बेटा जिस दिन जो है डिप्टी सीएम बन जाएगा और बिहार में पिछड़ा का बेटा आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऑफ सीजन में जितने भी हमारे मछुआरा भाई हैं जो आजादी के 75 वर्ष के भी भी हाशिए पर हैं, उस समाज को हम लीन सीजन में 5,000 रुपया देंगे। प्लस माई बहन योजना की बात हुई है, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने रोजगार की बात की है, हम लोग वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग बिहार की बात करते हैं, हम लोग बिहारियों की बात करते हैं। हमारी महागठबंधन की सरकार जब आई थी 1-1.5 वर्षों के लिए, तो आप याद करिए, बिहार विधानसभा में ऑन रिकॉर्डेड बयान है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। उन्होंने तेजस्वी यादव जी को कहा था कि पैसा तुम कहां से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे, याद होगा सभी को, ऑन रिकॉर्ड बयान है। फिर तेजस्वी जी की सरकार आई, उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। युवा तेजस्वी सरकार में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, और उसका क्रेडिट लेने के लिए अरे भाजपा वाले जो भाई साहब बगल में हाथ उठा रहे हैं, ये लोग तो इतने बेशरम हो चुके हैं कि 20 साल से ये लोग नीतीश कुमार जी का के साथ में रह के सिर्फ और सिर्फ ये लोग मलाई खाए हैं। बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है। बड़का झूठा पार्टी पहले जो ये बैठे हुए हैं, पहले तो ये बताएं इनके जो डिप्टी सीएम है क्या वो 7वां पास है क्या? ये जो 9वीं पास करते थे, वही 9वीं पास आदरणीय तेजस्वी यादव जी खर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, इनके आदरणीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी 7वां पास है, अपना सर्टिफिकेट दिखावेंगे? पूछिए इनसे, दिखावेंगे। तो हम लोगों के पास एक बात तो मैं बोलूंगा। नीलाभ भाई मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। नीलाभ जी अपने आरोप तो लगा रहे हैं आप, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए। आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, ये बात पता चल गई, क्योंकि पहले ही आपने कह दिया डिप्टी सीएम बनेंगे, मतलब आपने डिमांड कर दिया कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, कर दिया डिमांड। देखिए एक मिनट, अनूप जी, बिहार का नेतृत्व एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय तेजस्वी यादव जी करें, बिहार का नेतृत्व एक अति पिछड़ा का बेटा अगर सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी करेंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो? क्या उनको अधिकार, एक अति पिछड़ा मांग रहे हैं आप लोग डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं, ये तय है ना? क्या निषाद मल्ला समाज ये तो 75 साल से ये तो बार्गेनिंग का एक तरीका भी हो गया। नीलाभ भाई, आप बार्गेन कर रहे हैं कि भाई सीटें ज्यादा चाहिए, हम डिप्टी सीएम का पद भी मांग रहे हैं, फाइनल हो गई ये डील। अनूप जी, बिहार में जातीय जनगणना इसी सरकार में हुई है ना, उसमें आप देखिएगा निषाद मल्ला समाज की आबादी 10% के आसपास आई है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अगर सभी बिंद बेलदार नूनिया सबको मिला देते हैं तो 10% आबादी होती है। उस हिसाब से अति पिछड़ा समाज अगर डिप्टी सीएम बनता है तो इसमें किसी को समस्या नहीं होने चाहिए इसमें।
नहीं, समस्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता के लिए मांगने से पहले खुद के लिए मांग लिया। मैं वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर संजय हमारे साथ है। संजय जी, आप तमाम लोगों को सुन पा रहे हैं, अपनी डपली अपना राग है। कम से कम नीलाभ जी ने मान लिया कि डिप्टी सीएम बनेंगे, मतलब ये चीजें चल रही कि भाई पहले हमें चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे जनता के लिए। यही चीजें चल रही है बिहार में। बिल्कुल 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 अपनी ही डफली है, क्योंकि पिछड़ा के बेटा बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? नीतीश कुमार किसके बेटे हैं? मदन सहनी और हरीश सहनी किसके बेटे हैं? वो अति पिछड़े के बेटे नहीं है क्या? ऐसा कुछ थोड़े है कि कोई फलाना पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा जब सत्ता के शीर्ष पर बैठेगा तभी बिहार विकसित होगा, इसकी समझ मुझे नहीं है। मेरा कहना है कि बिहार के बेहतरी के ब्लूप्रिंट अगर आपके पास है, वो पिछड़ा अगड़ा दलित मुस्लिम में मत बांटिए न समाज को, बिहारी होकर के देखिए न जरा बिहार को कि बिहार की जो 40 लाख मजदूर लौट रहे थे कोरोना काल में, वो कौन कौन थे? उनको चिन्हित किया गया था कि पिछड़ा थे कि अति पिछड़ा थे कि अगड़ा थे कि दलित थे कि मुस्लिम थे, वो सब बिहारी थे जिनको रुखसत कर दिया गया था सारे राज्यों से, और वो पैदल लौटे थे। वो दंश, वो पीड़ा हर बिहारी ने देखा था। मैं कहता हूं कि बिहार के बारे में जो ब्लूप्रिंट है, अच्छी चीजें, अच्छी तस्वीर जो आती है बिहार की, हर बिहारी को गर्व होता है, फक्र होता है। कालखंड जो रहा हो, परिस्थितियां जो रही हो, अगर कांग्रेस ने बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के समय में दिया, कर करके दिखाया, तो आज भी वो भी अमेरिका का इकोनॉमिक्स एपल भी आए थे भारत, और उन्होंने बिहार को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा था। वो सुखद पल है इतिहास का, ऐसा नहीं है। कालखंड में चीजें बदली। अगर अच्छी सड़कें हैं बिहार में तो अच्छी सड़कें दिखती है बिहार में। अगर गांव में बिजली है तो बिजली दिखती है गांव में। चीजों को नकार नहीं देंगे। और ठीक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां का हो सकता है कि कोई नकारात्मक तस्वीर भी हो, लेकिन 1,40,00,000 जो जीविका दीदियां हैं, जरा बात तो कीजिए 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से, कितना वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हुई है। वो बदलता हुआ बिहार की तस्वीर, जिस बदलते हुए बिहार में ये 10,000 रुपए की राशि, मैं तो कल ही गांव गया था, मैं बात कर रहा था, वो मधुमक्खी पालन से लेके अगरबत्ती उद्योग से लेकर के, अगर सरकार कह रही है कि हम आपको स्किल्ड भी करेंगे, हम आपको मार्केट भी देंगे, वो सुखद तस्वीर होगी। वो 10,000 रुपए की राशि अगर एक महिला के खाते में जाती है, वो कैसे अपने परिवार के लिए सदुपयोग करेगी, शायद किसी बिहार की महिला से बैठ के बात करनी चाहिए। उसको बांटिए मत अलग अलग ग्रुप में, तो ये एक अच्छी तस्वीर दिखती है। और एक और तस्वीर मैं बता देता हूँ, एक और तस्वीर मैं बता देता हूँ कि इसके साथ अगर कल मैंने देखा 1000 ITI की बात कही गई, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्किल्ड यूनिवर्सिटी का 65,000 करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया है। 1000 ITI से अगर ये बिहार का हर प्रतिभा को तराशा जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा, भले वो 10th पास करके आ जाए और 2 साल की 1.5 साल की ट्रेनिंग उसकी हो जाए और स्किल्ड हो जाए, हर बिहारी पूरे देश में अपने को साबित कर देगा, मजदूरी करने के लिए अभिशप्त नहीं होगा। अच्छी तस्वीर पेश कीजिए कि हमारी सरकार जब आएगी, हम युवाओं के हिस्से में क्या देंगे, महिलाओं के हिस्से में क्या देंगे, किसानों के हिस्से में क्या देंगे, वृद्धों के हिस्से में क्या देंगे, विकलांगों के हिस्से में क्या देंगे। कब तक ये जाति पार्टी अगला पिछड़ा अति पिछड़ा में बांटते रहिएगा? यही बात मैं कहना चाह रहा था कि विडंबना है संजय जी, थोड़ी सी विडंबना बढ़ जाती है यहाँ पे। और विडंबना इस बात की कि जिस बात की घोषणाएं चुनाव से पहले होती है, काश चुनाव जीतने के बाद सीधे उसी दिन से घोषणाएं होती, तो शायद आज वो महिलाएं स्किल्ड होती, वो महिलाएं आज खुद आत्मनिर्भर होती, रोजगार को लेकर जिस पर हम सवाल कर रहे हैं वो शायद बेहतर होता। मैं भरत जी आपके पास आऊंगा, जो माफ कीजिएगा सुनील जी आपके पास आ रहा हूं मैं। सुनील जी, बुर्के को लेकर भी सियासत खूब हो रही है। आप लोगों ने डिमांड कर दी है कि भाई जो वोट करने आएगा बुर्के में न आए, लेकिन मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि हमारी आस्था पर चोट है, धार्मिक आस्था पर चोट है। देखिए, पिछले कई चुनावों में ऐसी घटना देखने को मिली कि उसके आड़ में लोग बोकस वोटिंग करने आते हैं। इस बार स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने चुनाव आयोग को पहले ही सतर्क किया है कि बिहार में इस तरह की भी घटना घटती है, कृपया आप इस पर अंकुश लगाएं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ऐसी घटना घटी है, इसलिए हमने पहले ही आगाह कर दिया चुनाव आयोग को। और दूसरी बात,
शंकर जी को मैं कहना चाहता हूं कि शंकर जी, जब तक आपका नेतृत्व नहीं बदलेगा, आप लाख प्रयास कर लीजिए, बिहार की जनता अब उस नेतृत्व पर भरोसा नहीं करेगी जिसने बिहार को बदनाम करने का काम किया था। और भाई, वीआईपी वाले प्रवक्ता भाई, मुझे तो अब डर लग रहा है कि ये सन ऑफ मल्ला कहीं धीरे धीरे सन ऑफ ... में नहीं कन्वर्ट हो जाए। इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्थिति बदल रही है। मैं जो हालात देख रहा हूं उसमें लग रहा है कि वो उनकी दशा विशा दोनों बदलने वाली है। इसलिए इन सारी चीजों पे आप गौर करेंगे, बातों को गौर करने के बाद कब तक बरगलाइएगा? बोगस वोटिंग से खुद जीतने वाले लोग आज बोगस वोटिंग की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता ही कर रही है वोट चोर गद्दी छोड़। आपके डिप्टी सीएम गए थे एक जगह, हाथ कैसे उन्होंने जोड़ा, पब्लिक क्या बोली? वोट चोर गद्दी छोड़। ये पकाव है। चुनाव आयोग ने आप लोगों को... सुनील जी, मैं वापस आऊंगा। सुनील जी, आपके पास वापस आऊंगा। मैं भरत जी, मैं आपके पास आता हूं। भरत जी, बुरके पर सियासत हो रही है। कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक, आरजेडी का वोट बैंक इसी से जुड़ा हुआ है। और मुस्लिम समुदाय के लोग वैसे खास तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमारे आस्था पर चोट है, धर्म पर चोट है। भरत जी। अनु भाई, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन से जब हमने सीडी की मांग की कि आप जो है पूरा जो आप वीडियोग्राफी जो किए हैं उसको आप जो है हमें दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि एसआईआर में क्या सही है और क्या गलत है। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम किसी ऐसे जो है हम सीडी नहीं दे सकते हैं क्योंकि महिलाओं के निजीता का सवाल है। आज वो निजीता का सवाल कहाँ गया भाई? भाजपा वाले मांग कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है ये पाबंदी लगाएगा क्या? तो सबके निजीता का हक का जो है वो देखा जाना चाहिए क्योंकि ये देश में जो है वो बाबा साहेब आम्बेडकर का एक संविधान चलता है और संविधान में जो चीज लिखा हुआ है उसे टाला नहीं जा सकता है। जबकि ये संविधान को खत्म करने की बात करते थे, हमेशा 400 सीट लाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। उसी तरह से वोट चोरी के मामले में जिस तरह से एसआईआर में जिस तरह से धांधली हुई है और जिस तरह से यू टर्न लिया है किसने, इलेक्शन कमीशन ने, ये पूरा देश देख रहा है। और किस तरह से सुनील जी तो बहुत बोल रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं कि वीआईपी के ... कर रहे हैं। देखिए, डॉट करने का अब आपका समय आ गया है। अरे आपके मंत्री तो चौथी पास है, 5वीं फेल है, तीसरी पास है कि 8वीं फेल है, अभी तक यही क्लियर नहीं हो रहा है। आप उसमें फंसते हुए हो। उसके बाद कितने घोटाले जो है वो खोल रहे हैं, जो है एक सारे घोटाले वो सामने आ रहे हैं। तो बिहार में ये कहिए कि भाजपा घोटालेबाज नहीं है कि देश में अब खुल रहा है ना पोलालू भाई, ऐसा तो नहीं है। अब सही चैनल पे जाते हैं सम्राट चौधरी तो कहते नहीं, हम तो कैसे बताएंगे? आपको लेना है तो ले लीजिए, हम तो जैसे थे वैसे हैं, हम जो पढ़े थे। अरे भाई, हद हो गई। एक जो इनका विधायक है वो महिला यूनिवर्सिटी से पास करता है। ये तो अजब गजब की कहानी है ना बिहार की और भाजपा के नेताओं की। तो मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह से चाहे वो आप नौकरी की बात कर लीजिए, पलायन की बात कर लीजिए, ये सारी व्यवस्था चरमरा चुकी है। और नीतीश बाबू का क्या कहना? नीतीश बाबू तो खुद ही अब अपने आपे में नहीं रहते हैं। वो किसी भी मंच पे जाते हैं, कुछ भी कह ले सकते हैं। हम समझते हैं उम्र का एक तकाजा होता है, इस उम्र में जो है बहुत सारी भूलें हो सकती है, बहुत सारी बातें नहीं। आप खुल के बता दीजिए क्या कहना चाह रहे भरत भाई, उम्र का तकाजा है या फिर सीएम पद को लेकर कुछ कह रहे हैं आप नीतीश जी को? नीतीश जी अब कहाँ सीएम बन रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप भाजपा का इतिहास देख के, चाहे वो महाराष्ट्र में ले लीजिए, चाहे वो कहीं भी ले लीजिए, आप कहीं दिख रहा है कि मतलब नीतीश जी अब बनेंगे मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। मुख्यमंत्री रहेंगे भी नहीं क्योंकि सरकार ही नहीं आ रही है। सरकार आएगी तब तो मुख्यमंत्री। आप ये बता दीजिए, तेजस्वी सीएम बन रहे हैं? तेजस्वी सीएम बन रहे हैं भरत भाई? देखिए ऐसा है, ये जो है नहीं, ये जवाब दीजिए आप नीतीश के बारे में तो बोल रहे हैं, आप खुद तय नहीं कर पाए अब तक। पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो मैं इस विषय पे नहीं अपनी बात रख सकता हूँ। हाँ, इतना है कि जो भी होगा सहमति से होगा। हम सभी पार्टी, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, हम सभी लोग बैठ के आपस में चर्चा विमर्श करेंगे। और इस सवाल पे गोलमोल जवाब क्यों आता है भरत भाई? अगर नीतीश तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा आपके पास है बिहार में, तो बोलने में दिक्कत क्या है? मतलब संदेश तो यहाँ भी है कि कांग्रेस क्या चाह रही है, बड़ा भाई बनकर चाह रही है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, संदेह किस बात का है? जी नहीं, अनु भाई, बिहार के लिए जो उचित होगा, बिहार की जनता के लिए जो सुटेबल होगा,
बिहार के युवाओं के लिए जो सुटेबल होगा, जो अच्छा रहेगा, वही जो है हम लोग सभी भाई तब बैठ के हम सभी पार्टियां वो तय करेंगे। हमारे लिए कोई मुख्यमंत्री की लड़ाई और कोई मुख्यमंत्री का झगड़ा चले अभी आप टाल रहे हैं, मतलब अभी भी तेजस्वी संशय में है, कांग्रेस की तरफ से ग्रीन लाइट नहीं मिली है उनको, मतलब संशय है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे तो समर्थन देंगे, लेकिन तेजस्वी को लेकर आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रही ये चीज? क्या कोई कमी नजर आ रही है? बता दीजिए, भारत एक्सप्रेस के कैमरे पे बता दीजिए आप जी। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ अनूप भाई, हमारे एक लिमिटेशन है, हम एक दायरे में है, हम एक कार्यकर्ता है पार्टी की, जो भी तय होता है वो पार्टी तय करती है। अब यहाँ पे सुनील जी बैठे हैं, कह दे कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा, नीतीश बाबू बनेंगे क्या, कहते कि जो है कौन बनने वाला, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सरकार में नहीं आ रहे और कहाँ से बनाएंगे। और दूसरी बात, मैं संजय बात करता हूँ, संजय जी ने कहा कि जीविका महिलाओं का जीविका बड़का झूठा पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है, अभी कैमरा के सामने पलट जाएंगे। जो 1.5 करोड़ जीविका मुंबई वाला हाल है, हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। जो उन्होंने कर्जा लिया था उस कर्जे को चुकाने के लिए आज फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की चपेट में आ चुकी है। और ये किसने किया? ये पूरा जो है वो सत्ताधारी जो आज सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो जो है नीतीश कुमार हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे उनके सहयोगी हो, ये सभी लोगों ने मिलके वहाँ। चले मैं वापस आऊंगा भरत भाई, वापस आऊंगा आपके पास। आपसे सवाल किया था मैंने, लेकिन जवाब नहीं दे पाया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना पाएंगे नहीं। नीलाभ भाई, मैं आपके पास आता हूँ, आपने तो बता दिया खुलकर और बड़े अच्छे से कहा कि भाई आपके जो वीआईपी के चीफ है वो डिप्टी सीएम बनेंगे, आप तेजस्वी को सीएम बना रहे हैं? नीलाभ भाई आप बताइए। देखिए, हमारे आदरणीय नेता वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी तो कई बार मीडिया के सामने आकर उन्होंने बोला है, कई दफा बोला है कि बिहार में हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम लोगों को इस चीज से कोई एतराज नहीं, हमारे नेता है नहीं, नेता कई दफा कैमरा ऑन कैमरा उन्होंने कहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और न ही महागठबंधन में उनसे बड़ा कोई चेहरा है बिहार में। और ऐसे भी तेजस्वी यादव जी तो यूथ आइकन है, पूरे बिहार में जो उनकी युवाओं में लोकप्रियता है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। जब से उन्होंने युवाओं को रोजी रोजगार देने का काम किया है, सभी जाति धर्म सभी वर्ग, क्या अगरा क्या पिछड़ा, क्या ऊंचा क्या नीचा, सभी वर्ग के नौजवान एक साथ से जो है तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हैं। और ये जो हाथ उठा रहे हैं बड़का झूठा पार्टी के हमारे भाई साहब बीजेपी से, तो भाई साहब आपका तो चैप्टर क्लोज है बिहार से। 20 साल बहुत मलाई खा लिए, वोट चोर गद्दी छोड़, आपके डिप्टी सीएम मुरट्ठा खोल लिए। अब मुरट्ठा खोले हुए जहां जा रहे हैं बिहार की जनता ही कह रही है वोट छोड़ गद्दी छोड़। अरे वोट, चलिए मैं आप सबको रोकूंगा। एक्सेप्ट करिए ना संजय जी, मैं आप लोग जीतते हैं। नीलाभ भाई वापस आऊंगा, वापस आपको मौका दूंगा नीलाभ भाई। संजय जी, मैं जिक्र कर रहा था कि जो चीजें आप बता रहे थे, काश जब चुनाव जीतते हैं उसी दौरान ये काम शुरू होता तो आज महिलाएं कहां होती, रोजगार में शुरू हो जाता उस दौरान अगर कोई चीजें, तो आज रोजगार के लिए इतनी मारामारी नहीं होती। लेकिन याद देखिए, सियासी दल आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जनता की बात कोई नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल टाइमिंग को लेकर के जो आपके सवाल हैं वो सवाल मेरे भी हैं कि आखिर इतनी दरिया दिली चुनाव के मुहाने पर क्यों? जब चुनाव होने जा रहा है तो फिर महिलाएं याद कैसे आई? या जिस तरह से नौकरियां भी दी गई, या जिस तरह से 35% डोमिसाइल की बात की गई, वो सब कुछ चुनाव के माने साल के बिल्कुल आने के बाद, निकट आने के बाद इस तरह की चीजें जब होती हैं तो एक सवाल तो होता ही है। और विपक्ष इस तरह से अगर आक्रामक होती है सत्ता पर कि हाँ, अगर इतना ही आपके पास एक विजन है तो फिर आप पहले क्यों नहीं किया, ये सवाल हैं। लेकिन मेरा कहना है कि विपक्ष के दबाव में ही सही सरकार को निर्णय तो लेना पड़ रहा है, महिलाओं के हितों का तो ध्यान रखना पड़ रहा है। उसी तरह से युवाओं के हित कब उनके केंद्र में होंगे जो युवा पलायन के लिए मजबूर हैं। मैं तो बता रहा हूं कि आंकड़े क्या हैं, ड्रॉप आउट रेशियो क्या है स्कूलों का, जरा देख लीजिए। शिक्षक बिहार का, छात्र बिहार का, प्लेटफॉर्म कहीं और। एक भी ऐसा नहीं है कि जो
मेडिकल कॉलेज है, जहां सुपर स्पेशलिटी की भी व्यवस्था है, वहां लोग प्रेफर करते हैं कि जो सक्षम लोग हैं हम अपना ट्रीटमेंट कराएं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ वो रुख करते हैं। आखिर क्यों भाई, कहाँ चीजें छूट रही है आपसे, ये सवाल है। और फिर तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो सबके सामने है, वो सच से साक्षात्कार करा देता है कि आप निचले पायदान से आप जाते हैं तब आप दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। तो ये बिहार का सच है। मैं इसी को कह रहा हूँ कि कब तक आप जाति में फंसे रहिएगा भाई, उसके तवे को कब तक गर्म करते रहिएगा और उस पर जो है वो राजनीति की रोटी सेकते रहिएगा और सरकार बनाते रहिएगा, सरकार को तोड़ते रहिएगा। थोड़ा उससे निकलिए, बिहारीपन दिखाइए, सीखिए ना दक्षिण के राज्यों से। वो आज भी साक्षरता दर आपका क्या है और केरला का क्या है, तमिलनाडु की स्थिति देख लीजिए क्या है, आंध्र और तेलंगाना की स्थिति क्या है, उड़ीसा आपसे छोटा प्रदेश है ना, आपके पास लबालब भरी हुई नदियां हैं और फर्टाइल लैंड है, लेकिन उड़ीसा आपसे बेहतर कर गया। कैसे भाई, प्रति व्यक्ति आए उसकी देख लीजिए, जीडीपी में उसका देश में कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, और इच्छा शक्ति के लिए वो पक्ष हो या विपक्ष हो, यही तो ब्लूप्रिंट हम लोग चाहते हैं कि बिहार के सामने आए कि भाई आप बेहतर बिहार देंगे और युवाओं के सपने देंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको नौकरी मिलेगी और बिहार में संभावनाएं बनेगी कि वो बिहारी भटकने के लिए मजबूर ना हो। एक बिहारी के युवाओं के लिए, और आज पूरे देश में बिहारी भटक रहा है संजय जी, देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बिहार से लोग रोजगार के लिए नहीं गए। मैं यही सवाल मैं करना चाहूंगा सुनील जी से। सुनील जी, क्या इच्छा शक्ति कम पड़ गई थी? 20 साल बहुत होते हैं सुनील जी। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, संजय जी जो सवाल उठा रहे हैं, आप अपने से छोटे राज्यों को देख लीजिए, दक्षिण को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, कहां है बिहार? संजय जी की जो तुलना हो रही है, संजय जी जिस राज्य से तुलना कर रहे हैं, ये तो वही हुआ कि संजय जी बहुत बड़े आदमी हैं, इनके बगल पड़ोसी गरीब है, तो अभी कहेंगे कि तुम काहे नहीं उतना अमीर हो रहे हो जी जितना हम अमीर हो रहे हैं। अरे भाई, तो आप पहले से अमीर हैं, बेचारा काश आपके बराबर में अमीर होगा। आप बिहार को जिस हालत में लोगों ने कर दिया था, श्री बाबू के 10 वर्ष के बाद बिहार में कांग्रेसी किसी को 5 साल मुख्यमंत्री भी रहने दिया था क्या? 90 तक क्या हालत थी, और 90 के बाद तो हद हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा गड्ढा खोद ही दिया था आप लोगों ने मिलके, उसको तो भरते अब जाके हम दीवार खड़ा किए। अब उस पर घर बनेगा, अगले 5 साल में उसमें घर बनाएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे। नहीं, आप ये बात तो कह रहे हैं भरत भाई, आप ये बात तो कह रहे हैं, ये बात तो आप कह रहे हैं भरत भाई, ये चुनावी वादे, उसे हम कहते जो बात आप चुनावी वादे में है उसी बात को दोहरा रहे हैं आप। और लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, सुनील भाई, मेरा सवाल कुछ और है। आप कि नहीं, बिहार विकसित हुआ है, ठीक है, और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आपके नीति आयोग नहीं कह रही ना सुनील भाई, नीति आयोग नहीं कह रही है, लेमन की बात कर रहे हैं आप, नीति आयोग नहीं कह रही है। और ये तय कर रखा है कि अगले 5 साल सरकार को देके और हम विकसित बिहार बनाने में अपना सहयोग देंगे। चलिए, मैं दूसरे मैटर पे भी आ जाता हूँ, बिहार पे गठबंधन को लेकर एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो अभी बड़ा और छोटे की बात करते। 1991 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 21,287 रुपए थी और उड़ीसा की आय 20,591 रुपए थी। उड़ीसा की ये प्रति व्यक्ति आय में एक दशक में उड़ीसा 31% बढ़ गई और बिहार 2002 तक प्रति व्यक्ति आय 32 से 33% गिरकर 14,209 रुपए ही रह गई। तो कैसे आप मानते हैं कि उड़ीसा आपसे बहुत विकसित था? आपसे तो उसकी प्रति व्यक्ति आय कम थी। कालखंड जो रहा हो, आप उसको एनडीए का कालखंड और ये यूपीए के कालखंड को लेकर के संजय जी, आप आंकड़े गिना दिए संजय जी, लेकिन इसका जवाब मैं दे देता हूँ। इच्छा शक्ति की कमी, आप समझिए, इच्छा शक्ति की कमी थी जिसकी वजह से ये तमाम चीजें नहीं हुए। भरत जी, मैं आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है आपके? महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई लग रहा है? कितने पे डील हो रही, कोई जानकारी है आपको? अनु भाई, ऑल इज वेल।
एकदम बहुत सही समय पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमें कितनी सीट मिली है, आरजेडी कितनी सीट पे लड़ रही है, वीआईपी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी। एकदम हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, सर पुड़ौल नहीं है। जिस तरह से एनडीए के अंदर है, जिस तरह से चिराग पासवान की ले लीजिए, जीतन राम मांझी की ले लीजिए, चाहे वो भाजपा की लीजिए, नहीं, आप अपनी बता दीजिए। चिराग पासवान के तो मैं सुनील जी से पूछ लूंगा। आप 146 सीट, कांग्रेस भी वैसे 120 के आसपास, 60 सीट से ज्यादा लेफ्ट मांग रही है, 60 सीट से ज्यादा वीआईपी। सीट तो 243 है भरत भाई, कहाँ से देंगे? मांगने का अधिकार अनूप भाई सबको है। हाँ। लेकिन लास्ट में जो फाइनल होगा वो आपके सामने आ जाएगा और बहुत ही अच्छे तरह से होगा। हमारे में कोई सर फुटबॉल नहीं होगा, चाहे जो एनडीए में हो रहा है। और रही बात जिस तरह से सुनील भाई ये कह रहे थे, देखिए सर फुटबॉल तो है, आप भले कुछ कहे नहीं कहे, आप मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले पा रहे अपना, तो यहाँ तो है कुछ ना कुछ। मैं वापस आऊंगा नीलाभ जी, आप बताइए 60 से कम में मान जाएंगे जी? ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जो सीमा होती है, जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता है तब तक बोलना उचित नहीं होता है। और ये बिहार जानती है, पिछली बार तो ऐसा नहीं था भरत भाई, बनाना है, पिछली बार ऐसा नहीं था। कौन सबसे ज्यादा पसंद है? पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार ऐसा नहीं था। अनूप जी, मैं आऊंगा आपके पास भरत भाई जी, मैं वापस आता हूं। मैं नीलाभ जी आपके पास आता हूं। 60 से कम में मान जाएंगे आप नीलाभ भाई जी? तो देखिए 10-5 सीट ऊपर नीचे हमारे फाइनल हो जाएगा। मैंने फिर कहा ना कि हम बड़ी मजबूती के साथ हम गठबंधन में मिलकर लड़ेंगे। और एक ही गठबंधन नहीं है ना, ये तो आगे तक गठबंधन चल रहा है ना। एकदम महागठबंधन जो हमारा जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो बड़ी मजबूती के साथ हर जो है राज्यों में लड़ाई लड़ रही है। भरत भाई नीलाभ जी को सुन लेते हैं, नीलाभ जी को सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी नहीं आ रही। मैटर नहीं करता है सीट के लिए, सीट शेयरिंग के लिए उसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, जिसमें सब कुछ ठीक है, सबको मान सम्मान के साथ उसमें बात हो रहा है। जिसके हिस्से में जितनी सीट जाएगी, हम लोग 243 सीट मानकर हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग उतरेंगे। 2-4-5 सीट कम। लेकिन नीलाभ भाई आपने सीट से पहले डिप्टी सीएम का पद मांग लिया है, इसीलिए मैं सवाल कर रहा था। सीट से पहले ही आपने डिप्टी सीएम का पद मांग लिया है। सीट मिले नहीं मिले, डिप्टी सीएम का पद आपको चाहिए। देखिए इंडिया गठबंधन ब्लॉक में हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम बने। तो ये हमारे पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक जब हुआ था तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ही मांग की थी और हमारी पार्टी ने इस चीज की मांग की है। इसमें अति पिछड़ा का बेटा फिर अगर डिप्टी सीएम बनता है तो इसमें कोई कंफ्यूजन मतलब कोई मैटर नहीं है। आप इसी को समझिए। ये तो इंडिया इससे कहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुकेश सैनी डिप्टी सीएम बने, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आपने सीट से पहले डिप्टी सीएम पद मांग लिया, मतलब पद पहले चाहिए था, सीटें बाद में तय हो जाएंगी। नहीं अनूप भाई, आपको दिक्कत है क्या? अगर एक अति पिछड़ा का बेटा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं भाई, मैं तो चाहूंगा कि भाई गरीब से गरीब आदिवासी का बच्चा बन जाए। जब राष्ट्रपति बन सकती है आदिवासी की बेटी, तो फिर प्रदेश का डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता? जी, तो एक मछली मारने का बेटा काहे डिप्टी सीएम बन सकता है बिहार का? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये नहीं था। सवाल ये था कि आपने पद पहले मांग लिया, सीटें बाद में मांग रहे हैं। देखिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी है। आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी शीर्ष नेता बैठ के सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं। हमारे लिए 2-4-5 सीट बहुत मायने नहीं रखता है। हमें बिहार में 243 सीट पर महागठबंधन मजबूती से लड़ेगी और बिहार में इस बार जो है सरकार बनाएगी, गरीब पिछड़ा की सरकार बनेगी जो सबका कल्याण करेगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी जैसे 1.25 साल में मिला था। और ये जितने बड़का झूठा पार्टी के जितने नेता लोग हैं, मलाई खाने वाले लोग, जो घोटाला करने वाले लोग हैं, 71,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट हमारा है। इन्हीं का सरकार है ना भारत में, इंडियन गवर्नमेंट इन्हीं का है। 71,000 करोड़ कहाँ ये लोग घोट खा गए, पी गए? नीलाभ भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैं जैसे तेजस्वी को सुन रहा हूँ, आपने उनकी भाषा को अडॉप्ट कर लिया, बिल्कुल उसी लहजे में बात कर रहे हैं। मैं संजय जी आपके पास आऊंगा। ये जो गठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा है, आखिरी टाइम में क्या लग रहा है संजय जी? बिल्कुल संक्षेप में, वक्त ज्यादा नहीं, क्या होगा? पेट फंसा हुआ है। कांग्रेस कहती है कि हम 37 सीटें तो वैसी जो कमजोर सीटें हैं उस पर लड़ेंगे ही नहीं।
21 सीट तो हमें ऐसे दे देते हैं जो 4 बार से महागठबंधन नहीं जीती हैं, तो हमें मजबूत सीटें चाहिए और 60 से कम पर हम नहीं मानेंगे इस बार। अब कांग्रेस को कैसे मना पाएगी आरजेडी, वो तो आरजेडी के लोग बता पाएंगे। लेफ्ट की पार्टियां कह रही है कि 40 से कम पर हम नहीं मानेंगे। मुकेश सहनी जी की पार्टी के तो नीलाभ शाही जी हैं ही, डिप्टी सीएम और 60 सीट की बात कर रहे हैं। पारस जी हैं, हेमंत सोरेन हैं, आईपी गुप्ता हैं। तो लेफ्ट कांग्रेस, ये मुकेश सहनी जी की पार्टी, आईपी गुप्ता, पारस जी की पार्टी, हेमंत सोरेन, अब सबको एकोमोडेट करते करते जितनी सीटों की बात है, कांग्रेस इसी वजह से तो बार बार पूछने के बाद भी भरत जी पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी होंगे कि नहीं होंगे। लग रहा है कि जब तक सीट का पेच नहीं सुलझ जाता है तब तक ये बोलना ठीक नहीं है। तो सीटों का पेच महागठबंधन में है फंसा हुआ। देखते हैं क्या आरजेडी कॉम्प्रोमाइज करेगी, जो पिछली बार 144 पर लड़ी थी, क्या वो इस बार 120 पर। थोड़ा इंतजार करते हैं संजय जी, थोड़ा इंतजार करते हैं, जहां महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में भी जो चीजें हैं वो भी निकलकर सामने आ जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी है जो जनता के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। सीट बंटवारा पार्टियों के बीच का मसला वो कर लेंगी, लेकिन सरकार चुनने का मसला जो वो जनता के बीच है और जनता तय करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।